गुड इवनिंग विद्यार्थियों। अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों देखिए, हम रीट परीक्षा को लेकर जो एनसीईआरटी टॉपिक्स है उनको क्लियर कर रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और आज हम बायो का टॉपिक्स लिंग निर्धारण पढ़ेंगे। लिंग निर्धारण कैसे होता है, और साथ ही इसमें एक जेनेटिक्स का टॉपिक्स है जो आनुवंशिकी है, उसके बारे में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एनसीईआरटी आधारित लिंग निर्धारण। देखिए विद्यार्थियों, लिंग निर्धारण इसके लिए कौन कौन से कारण हैं। तो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारण क्या है। तो देखिए, दो प्रकार के कारण हैं। एक तो होता है कुछ प्राणियों में और एक होता है मानव में। दोनों में लिंग निर्धारण देखेंगे। तो कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मीयन ताप पर निर्भर करता है नहीं, अंडे के ऊपर जो पशु पक्षी होते हैं वो उसके पक्षियों द्वारा उसका ताप दिया जाता है। जैसे घेंगा इसका एग्जाम्पल है। ये 10th क्लास का है जो दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी अगर पूछा जा सकता है आपको कि घेंगे के अंदर ऊष्मीय ताप पर निर्भर होने वाले निर्धारण को क्या कहते हैं, तो लिंग निर्धारण कहा जाता है। या फिर घेंगे का एग्जाम्पल इसके अंदर दिया हुआ है, वो पूछा जा सकता है। दूसरी तरफ देखिए, कुछ प्राणी जैसे मानव में लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्र पर निर्भर होता है। किस पर? लिंग गुणसूत्र पर। और ये मादा के अंदर जो सेम होते हैं जिसको कहते हैं समयुग्मजी, XX मादा के अंदर, और नर के अंदर भी समयुग्मजी है, इसलिए इसके XY। अब देखते हैं अपन मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है परीक्षा में विद्यार्थियों, पिछली बार भी पूछा गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, मानव में जो 46 गुणसूत्र है उसमें से देखिए यहाँ पर नर के अंदर XY और उसके बाद मादा के अंदर XX, ये दो गुणसूत्र है। देखिए विद्यार्थियों, हम इसको एक आरेख द्वारा देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो गया इसका आधा आधा विभाजन X और Y, यहाँ पे XX का हो गया। अब देखिए, जो पुरुष का X और स्त्री का X दोनों मिलेंगे तो डबल X आ जाएगा, तो ये लड़की हो जाएगी। इसी प्रकार पुरुष का वापस X और महिला का X दोनों को मिलाएंगे तो डबल X, यानी ये दोनों मादा यानी लड़की हो जाएगी। इसी प्रकार पुरुष का Y और मादा का क्या लेंगे, X, तो लड़का होगा, और पुरुष का Y और मादा का X तो भी लड़का होगा। यानी 50-50% का रेशियो रहने वाला है दोनों के बीच में। अब देखिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है XY गुणसूत्र में, तो वो पूछा जा सकता है विद्यार्थियों। आधे बच्चे लड़के और आधे लड़की हो सकती है। इसमें देखिए 50% तो क्या हो जाएंगे लड़के, सॉरी विद्यार्थियों, 50% तो क्या हो जाएंगे लड़के, और 50% हो जाएगी लड़कियाँ, आधे आधे, तो आधे आधे हो जाएंगे। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो या लड़की अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। लड़का हो या लड़की, कुल मिलाकर माता किस होती है उससे तो X गुणसूत्र मिलेगा उसको। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने माता पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की होगी, जिसे पिता से Y गुणसूत्र प्राप्त हुआ है वह लड़का होगा। ठीक है विद्यार्थियों, जो अभी आरेख में मैंने बता दिया है। इसके बाद जो जेनेटिक्स की है कुछ परिभाषाएं पिछली बार परीक्षा में पूछी गई हैं, जो पशु परिसर के अंदर भी उपयोगी है, टॉपिक्स दिया हुआ है। देखिए, जीन एक आनुवंशिक कारक है विद्यार्थियों, जो अपने लक्षणों की नियमन करते हैं। तो मेंडल ने जीन को कारक कहा है, इंग्लिश में फैक्टर का है। जीन आनुवंशिकता की इकाई है, जेनेटिक की क्या है, इकाई है। युग्म विकल्पी यानी एलिल्स, विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को युग्म विकल्पी कहते हैं। और यह एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप दिखाई देता है। एक ही जीन के होते हैं लेकिन थोड़े से भिन्न रूप में दिए। विषम युग्मजी जिसे हेट्रोजाइगस कहते हैं, वे जीव जिसमें विपरीत विशेषकों के एलिल्स होते हैं, जैसे डबल टी, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों विषम हो गए। क्या हो गए? विषम। सम युग्मजी में दोनों सेम आएंगे। क्या आएंगे? सेम। जैसे
वे जीव जिसमें समान निवेशक एलील होते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसके बाद प्रभाविता क्या है, डोमिनेंस क्या है, तो वह जीन जो F1 पीढ़ी में प्रकट होगा उसको प्रभाविता कहते हैं। अप्रभाविता वह जीन जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होगा। ठीक है विद्यार्थियों, जीनी प्ररूप इंपॉर्टेंट है और दृश्य प्ररूप यानी फिनोटाइप, तो वह जीव का जीवन के आधार के रूप में कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, ये हो गया जीनी प्ररूप। और फिनोटाइप इसका बाहरी दृश्य देखेंगे, उसके बाहर की भाग को देखकर पता करेंगे, जैसे पौधे लंबे हैं या बौने हैं कैसे हैं, तो लंबे और बौने ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इसी प्रकार सूक्ष्म विकास क्या होगा, तो छोटे से क्षेत्र में होने वाला विकास सूक्ष्म विकास, जैसे भृंगों के अंदर जो बीटल्स होते हैं उसके शरीर में होने रंग में परिवर्तन होगा, तो ये सूक्ष्म विकास है। स्पीशीज क्या है, जनसंख्या में समान जीवों द्वारा समूह और आपस में निषेचन कर उत्पादक जीव का बनाते हैं। गुणसूत्र क्या है, ये धागे जैसी संरचना होती है जो कोशिका के केंद्र में पाई जाती है, जिसमें कोशिका की आनुवंशिक सूचना होती है, यानी गुणसूत्र डीएनए और आरएनए से मिलकर एक धागे जैसी संरचना बनाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, यह गुणसूत्र में उपस्थित होता है। किस में होता है, गुणसूत्र के अंदर उपस्थित होता है। और जो आरएनए होता है विद्यार्थियों, आरएनए इसके फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आरएनए की फुल फॉर्म है, तो ये दोनों ही अनुवांशिक पदार्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यह छोटा सा वीडियो तो आज लिंग निर्धारण के लिए, जो रीड के लिए इम्पोर्टेंट है, मेन लिंग निर्धारण वाला टॉपिक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य मित्र को शेयर करते रहिए जिनको बेनिफिट हो सके। जय हिंद, जय भारत।